लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। यह विषय बिहार में बहुत लोकप्रिय है। हजारों की संख्या में बिहार के छात्र या बीपीएससी को क्वालिफाई किए हैं। यह सीडीपीओ में भी पेपर है। पहले झारखंड में हुआ करता था, लेकिन सिलेबस बदलने के कारण जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें विषय को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी झारखंड में जितने समय तक था वहाँ भी अनेक विद्यार्थी इसे क्वालिफाई किए, पास किए। आज हम लोग देखेंगे कि यह एलएसडब्ल्यू विषय लेकर लड़का क्यों अधिक क्वालिफाई करता है, यह क्यों ज़्यादा पसंद करता है। और ऐसा नहीं कि जिसका ऑनर्स एलएसडब्ल्यू में हो या जो पोस्ट ग्रेजुएशन एलएसडब्ल्यू में किया है वही एलएसडब्ल्यू विषय का चयन करके और बीपीएससी परीक्षा में सम्मिलित होता है, बल्कि इंजीनियरिंग किए हुए, मेडिकल बैकग्राउंड के, बीएड किए हुए, साइंस बैकग्राउंड के, अलग अलग विषय के जो छात्र हैं वह एलएसडब्ल्यू विषय ले करके और बिहार में बहुत अधिक संख्या में सफल हुए हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह विषय छोटा है, कुछ का कहना है कि इसका अवेलेबल मटेरियल है, कम पढ़ना है। ये सब अलग अलग तरह के विचारधाराएं आती है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर छोटा सिलेबस है फिर भी ज्योग्राफी या पॉलिटी या अन्य जो है पीए है या हिस्ट्री है, उनके लिए जो मार्क्स अलॉट है 300, वही सेम मार्क्स एलएसडब्ल्यू के लिए है। तो अगर सब्जेक्ट हम छोटा भी मान लें, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस, उसका वैल्यू दूसरे सब्जेक्ट के बराबर ही है। अब यह विषय पढ़ने पर या इसकी तैयारी करने के पूर्व क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे दो तरह के विद्यार्थी है, एक किसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो रटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इस विषय को रटिए, लेकिन समझने के बाद अगर रटिएगा तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आपको कभी कठिनाई महसूस नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कंसेप्चुअल है, ये समझने वाला है। दूसरा, ये कोरिलेटेड है। कुछ ऐसे इसमें टॉपिक है कि एक टॉपिक का कुछ पार्ट दूसरे में दिखाई देगा, थोड़ा सा डाटा चेंज कर जाएगा, लेकिन बहुत उसका फीचर उसमें दिखाई देगा, जिससे ये कि हल्का दिखाई देता है। अब हम लोग पहले इस पर चर्चा करेंगे कि यह इस विषय में जो मार्क्स पैटर्न है या जो सिलेबस का पैटर्न है वह कैसे है। तो आज यही इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इस विषय में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, और तब अगले क्लास से हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। और उसके बाद जब इतना देखेंगे, सीक्वेंस एक फिक्स कर लेंगे कि इस टॉपिक के बाद हम ये पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद ये पढ़ेंगे। तो बीच बीच में हम लोग यह देखने का कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन 12 आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एवरेज मार्किंग का चांस ज़्यादा रहता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरेटिवली जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहता है। तो वैसे क्वेश्चन जिसमें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना होता है,
उसको हम क्यों नहीं टच करें और उस पर ज़्यादा फोकस या कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो। तो अब है कि LSW ये है क्या। तो इसमें लेबर एंड सोशल वेलफेयर दो पार्ट है। अगर इसको मैथ के रूप में तोड़ा जाए तो एक पार्ट हो जाता है लेबर वेलफेयर और दूसरा पार्ट हो जाता है सोशल वेलफेयर। यानी कि यह श्रमिकों की समस्याओं और दूसरा समाज की समस्याओं के समाधान का अध्ययन करता है। ये अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार में भी इस लेबर एंड सोशल वेलफेयर का नामकरण चेंज किया गया है। इसका नाम अब पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट कर दिया गया है। कुछ जगह इसका नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर दिया गया है। यानी कि ये ओवरऑल जो है एक सेक्शन है जो मैनेजमेंट का पोर्शन होता है या स्पेशलाइजेशन होता है। अब ये लेबर वेलफेयर की जब बात करते हैं तो वेलफेयर होता है समस्या का समाधान। वेलफेयर है समस्या का समाधान, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का समाधान। अब जैसे लेबर वेलफेयर हम कहेंगे तो वहाँ क्लियर होगा कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर। जब सोशल वेलफेयर कहेंगे तो कहेंगे इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। इसी तरह वीमेन वेलफेयर अगर कहना है तो इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन। चाइल्ड वेलफेयर इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह से वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट हमको मिलता है कि इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज वेलफेयर। समस्या के समाधान को ही कल्याण कहा जाता है। अब जो समस्या का समाधान पूछे, बाल कल्याण अगर पूछे तो बालकों की समस्या का समाधान, महिला कल्याण पूछे तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान। तो इस तरह से नट सेल में एक हम लोग एक जान गए, एक फॉर्मूला ले लिए कि समस्या का समाधान ही कल्याण है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो तरह की समस्या का समाधान की बात करता है। एक श्रमिक की समस्या का समाधान और दूसरा समाज की समस्या का समाधान। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि श्रमिक किसको कहेंगे। ये टर्म लेबर जो है वह किसको हम लोग लेबर कहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और हम लोगों को लेने की जरूरत है। पहला कंसेप्ट है कि लेबर जो है अंग्रेजी में लेबर टर्म है। इसको श्रम भी लिखा जाता है, श्रमिक भी लिखा जाता है। अब इसको जब यहाँ देखेंगे तो लेबर एक नाउन के सेंस में, संज्ञा के सेंस में होता है और एक वर्ब के सेंस में होता है, एक क्रिया के सेंस में होता है। तो जब संज्ञा के यानी नाउन के सेंस में होगा, जब लेबर को हम नाउन मानेंगे तो यह इंडिकेट करेगा एक व्यक्ति को। इट इंडिकेट्स ए पर्सन। जैसे बाजार से एक लेबर लाइए, यहाँ कितने लेबर काम कर रहे हैं, तो इस तरह पर्सन को ये इंडिकेट करेगा। और अगर कहा जाए कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा और लेबर कीजिए, तो थोड़ा और लेबर कीजिए यानी कि आपको क्रिया करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, यानी कि अपने वर्किंग एफिशिएंसी को पढ़ाई में या प्रिपरेशन में थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से लेबर का दो सेंस हुआ। यहाँ जो LSW है उसमें लेबर का सेंस हम लोग पर्सन को मानते हैं। अब है कि कौन से ऐसे व्यक्ति को हम लोग लेबर कहेंगे। और दूसरा चीज जान लें कि ये लेबर टर्म जो है इसका सिनोनिम्स वर्कर भी है, समानार्थक शब्द। इसका समानार्थक वर्कमैन है। यानी वर्कर, वर्कमैन या लेबर तीनों एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहीं लेबर यूज होता है, कहीं वर्कर यूज होता है, कहीं वर्कमैन यूज होता है। और इसको अगर ओवरऑल हटा दें
तो एम्प्लॉय टर्म हम लोग देखते हैं, और एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वाइट कलर जो मेंटल वर्क करते हैं, और दूसरे होते हैं ब्लू कलर जो फिजिकल वर्क करते हैं। तो जो फिजिकल वर्क करते हैं वो ब्लू कलर एम्प्लॉय हैं। तो ये लेबर या वर्कर या वर्कमैन फिजिकल वर्क करता है, इसका मतलब है कि ये भी ये ब्लू कलर एम्प्लॉय है। तो आज के डेट में हम लोग ब्लू कलर एम्प्लॉय नहीं कहते हैं। वर्कर के लिए या वर्कमैन के लिए थोड़ा सा उसके प्रेस्टीज और पोजीशन को इम्प्रूव करते हैं। ये साइकोलॉजिकल एक तरह का फोर्स है, मनोवैज्ञानिक जो है प्रेरणा है कि आपके नाम को चेंज किए, थोड़ा डिसेंसी मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा डिसेंट आपका नाम बना दिए। तो आज के डेट में वर्कमैन या वर्कर या लेबर के जगह पर एम्प्लॉय टर्म का यूज हो रहा है। लेकिन जैसे यह क्लियर हो जाए कि वह ब्लू कलर एम्प्लॉय है तो वह हाईलाइट कर देगा, इंडिकेट कर देगा कि वह लेबर कैटेगरी है या वर्कमैन कैटेगरी का है। तो कुछ दिन पहले वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट का नाम चेंज किया गया 2010 में, और उस वर्कमेंस के जगह पर एम्प्लॉइज टर्म कर दिया गया। तो इस तरह का शब्दावली के माने नोमेनक्लेचर कहिए या शब्द को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, लेकिन उससे वास्तविकता नहीं जाती है। तो एम्प्लॉय टर्म ही है, तो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट भी है, जिसका नाम पहले वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट था, वो अप्लाई होता है इन्हीं लोगों पर। तो यहाँ अगर टर्म में आ गया तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है कि लेबर कौन है। तो लेबर के बारे में कहा जाता है, लेबर इज वन हु सेल्स हिज आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि जो अपने आवर्स ऑफ वर्क को बेचता है। माना जाए कि कोई आदमी 8 घंटा काम कर रहा है और वो दूसरी जॉब पोजीशन मैनेजर है, वो ऑफिस 8 घंटा के लिए आता है, उसका रूटीन वर्क है, ड्यूटी है। ज़रूरत पड़ेगा तो 9 घंटा भी उसको रहना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो 10 घंटा भी रहना पड़ेगा, नहीं ज़रूरत है तो वो 8 घंटा से कम भी रहेगा। उसके लिए कोई एडिशनल वो चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेबर है, वो 8 घंटा एम्प्लॉय हुआ और जैसे 9 घंटा आप एम्प्लॉय किए तो कहेगा कि हमको एक्स्ट्रा वेजेस दीजिए, ओवर टाइम मिल चाहिए, यानी कि अपने आवर्स ऑफ वर्क को बेचता है। दूसरा, डिनोटेड एज ए क्लास, लेबर कोई कास्ट नहीं है, लेबर कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, स्पेसिफाइड जाति नहीं है, विशिष्ट कोई जाति नहीं है। लेबर क्या एक क्लास है, और ये लेबर क्लास में किसी भी जाति के लोग दिखाई दे सकते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रांत के लोग दिखाई दे सकते हैं। यानी कि लेबर इज नॉट ए कास्ट, इट इज ए क्लास। यह एक जाति नहीं है, यह एक वर्ग है, यानी कि किसी भी जाति धर्म के लोग यहाँ दिखाई दे सकते हैं। और ये लेबर जो है, जो काम करता है, आवर्स ऑफ वर्क को बेचता है, उसके अगेंस्ट में रिसीव करता है वेज, मजदूरी लेता है। तो जब भी कहीं भी टर्म आए वेज, तो इम्प्लॉई और वेज टर्म आए तो समझिएगा कि यह इम्प्लॉई ब्लू कलर इम्प्लॉई है, व्हाइट कलर इम्प्लॉई नहीं है, यानी मैनेजरियल एक्सिक्यूटिव पर्सनल नहीं है, सुपरवाइजरी नहीं है, ये लेबर क्लास का है। क्योंकि लेबर को जो पेमेंट होता है वह उसको कहते हैं वेज, क्योंकि वह आवर्स ऑफ वर्क को बेचता है, और जितना आवर्स ऑफ वर्क उसका परचेज कीजिएगा उस हिसाब से उसको पेमेंट दीजिएगा। इसके वर्क डन को डिटरमाइन निर्धारित किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये है कि लेबर कौन है, जो कार्य के घंटा भेजता है, जो एक क्लास के रूप में देखा जाता है, जो मजदूरी प्राप्त करता है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के अंतर्गत काम करता है।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, नियोजक कर्मचारी संबंध के अंतर्गत काम करता है। अब है कि लेबर का जब हम जॉब पोजीशन देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़े हैं तो वहाँ प्रिंसिपल होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, लेक्चरर हैं, उसके बाद बड़ा बाबू है, छोटे होते होते स्वीपर तक आता है। तो इसको कहते हैं कि जॉब पोजीशन, चेन ऑफ कमांड, किसके अंतर्गत कौन रहेगा। तो इस जॉब पोजीशन में जब देखेंगे तो लेबर का जॉब पोजीशन जो है वो लोअर जॉब पोजीशन का होता है। इसका जॉब पोजीशन जो है वो बहुत नीचे होता है, लोअर जॉब पोजीशन होता है, यानी नीचे स्तर पर काम करने वाला है। तो कोई भी किसी भी जगह कहीं भी हम देखते हैं कि लोअर जॉब पोजीशन यानी निम्न स्तरीय कार्य को वही करता है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं। अगर आर्थिक स्थिति कोई अमीर आदमी के बेटा को या उसके वार्ड को कहा जाए कि चलिए वर्कर के रूप में या लेबर के रूप में काम कीजिए, वो रिफ्यूज़ कर जाएगा। तो लेबर जो है वो लो ग्रेड एम्प्लॉयमेंट पर देखा जाता है, निम्न स्तर का काम करता है, फिजिकल वर्क करता है। इसका मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, यानी उसको जीवन यापन के अन्य स्रोत का अभाव होता है। अगर जीवन यापन के अन्य स्रोत उसके पास हो तो वह कभी लेबर के रूप में उतना कड़ा मेहनत नहीं करने की इच्छा रखेगा, यानी कि नो अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उसके जीवन यापन के स्रोत का अभाव होता है, उसके जीवन यापन के स्रोत का अभाव होता है, यानी कि बहुत लिमिटेड सोर्स होते हैं उसके लाइवलीहुड, यानी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके इकोनॉमिक पोजीशन या वेल्थ की बात करें तो वो निम्न स्तरीय दिखाई देता है। तो ये हम लोग एक लेबर का ओवरऑल कंसेप्ट देखें। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये टर्म कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में देखेंगे कि एम्प्लॉयर कहते हैं एक एम्प्लॉयमेंट बीच में रख दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट को अगर हम मिडिल में रख दें तो एक होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले जो एम्प्लॉयमेंट देता है, और दूसरा पार्ट होता है जो एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर, नियोजक, एम्प्लॉयर नियोजक। और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करता है, सीख करता है, प्राप्त करता है, उसको कहते हैं एम्प्लॉई। अब जो हमारा लेबर है ये भी एम्प्लॉई है। तो जब जॉब पोजीशन हम फिक्स करते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं, जैसे हम लोग देखें प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस तरह से बनाते हैं, तो लेबर जो होता है वह इसी निचले स्तर का होता है, यानी कि यही कैटेगरी जो है वो लेबर, वर्कर या वर्कमैन का होता है। और इंडस्ट्रियल एरिया में देखिएगा तो ये हो गया लेबर, वर्कर या वर्कमैन, और ये हो गया मैनेजरियल साइड, मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट भी एम्प्लॉय होता है और लेबर भी एम्प्लॉय होता है। इसलिए वो कहा कि लेबर को ये नहीं समझिए कि वह एम्प्लॉय नहीं है, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो इंडस्ट्री में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर ये डेलीगेट कर देता है, ये दे देता है मैनेजमेंट को। इसलिए मैनेजमेंट लगता है कि मैनेजमेंट हमारा एम्प्लॉयर है। तो किसी भी संस्था का मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयर नहीं है, मैनेजमेंट भी एम्प्लॉई है। और ये जो है वाइट कॉलर एम्प्लॉय कहा जाता है, और यही लेबर या वर्कर जो है वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होते हैं। तो ओवरऑल हम लोग एक लेबर, वर्कर या वर्कमैन के बीच में डिफरेंस देखें। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो
प्रिपरेशन करने के लिए इस पर यूट्यूब पर आपको एक दो लेक्चर भी, स्ट्रेटजी भी दिया गया है, उसको ज़रा आप देखिएगा, उसको पूरा स्ट्रेटजी देख लीजिएगा। लेकिन अब है कि कैसे हम पढ़ें, कैसे क्वेश्चन करें, कैसे उसका जवाब लिखें। तो इस तरह ओवरऑल ये हम जानना चाहेंगे कि कैसे हम तैयार करें और कैसे हम अपनी पढ़ाई को यहाँ स्टार्ट करें। तो हम जानते हैं कि ये LSW जो पेपर है, पहले इसमें 2 पेपर होते थे, लेकिन अब दोनों पेपर को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है, एक साथ जोड़ दिया है और 2 पार्ट बना दिया है, पार्ट A और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 पार्ट बना दिया है। पार्ट 1 से 6 क्वेश्चंस है, जिसमें 3 का आंसर करना है, और पार्ट 2 में भी 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 का आंसर करना होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स। हर क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन का जो वैल्यू है, इसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 50। यानी 3 क्वेश्चन को आंसर करना है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो गया 150 मार्क्स। और इधर इसी तरह है कि 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 में 3 देना है। ईच क्वेश्चन जो है कैरीज 50 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स अलॉटेड है वो 50 मार्क्स है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 मार्क्स। यहीं पे कंपल्सन है कि 2 पार्ट जो है वो किसी भी पार्ट से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन का ही आपको आंसर करना है। ऐसे ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अगर पार्ट 6 में अगर हम 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो क्या इधर 1 दे दें? नहीं, यहाँ आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इस पार्ट से 3 क्वेश्चन का ही मैक्सिमम जवाब देना है, और इस पार्ट से 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, और टोटल जो है वह आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। 12 प्रश्न में 6 प्रश्न का जवाब देना है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्ट A1 है और पार्ट 2 है, जो कि पहले पेपर 1 और पेपर 2 होता था। अब पार्ट 1 में क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम तैयार करें, और जो अगला लेक्चर होगा उसी स्ट्रेटजी के तहत ये प्रिपरेशन होगा। क्या कुछ प्रश्न को हम छोड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। तो इस संबंध में ये मेरा सलाह होगा कि जो भी विद्यार्थी हैं ये क्वेश्चन ये समझते हैं कि हमको 12 क्वेश्चन पूछता है, हमको 12 क्वेश्चन प्रश्न पत्र में दिखाई देता है, हमको पूरा पढ़ना होगा। अगर विद्यार्थी ये समझ ले, ये सोच ले कि 12 क्वेश्चन प्रश्न पत्र में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमको 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। अगर यह आपके अंदर आ जाती है, ये विचार आ जाती है, इस तरह की थिंकिंग या फीलिंग आ जाती है, इस तरह की सोच आ जाती है, तो यहीं पे आपका वर्कलोड आधा हो गया। अगर ये सोचे कि 12 प्रश्न पूछता है, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करें, तो आपका जो वर्कलोड है, आइए सोचे कि 6 प्रश्न का जवाब देना है हमको, उसके लिए हमको प्रिपेयर करना है कि 6 क्वेश्चन का बहुत बढ़िया जवाब हम लिखें, उसके लिए हम तैयारी करें। तो जैसे इस तरह की विचारधारा आपके मन में आएगा, आपका लोड जो है ऑटोमेटिक 50% हो जाएगा। तो हमेशा इस विषय की जब तैयारी कीजिए तो यह महसूस कीजिए या यह सोच में रहिए, यह आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि आई हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस
out of 12 questions and 3 questions from each part। कि हम 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का हमको जवाब देना है, तो 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक पार्ट से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। यह आपके अंदर अगर आ गई तो आपकी वर्कलोड यहीं पे 50% हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा कि 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका ध्यान ये नहीं रहेगा कि प्रश्न पत्र में 12 क्वेश्चन पूछता है, तो आपका यहीं पे 50% आपको वर्कलोड कम कर देगा। उसके बाद ये जो सिलेबस है वो बहुत मिक्स फॉर्म में है, तो सिलेबस मिक्स फॉर्म में है और वहाँ जब पढ़ते हैं तो वैसे कहते थे पहले हम लोग साइंस के बैकग्राउंड के थे, बाद में आर्ट्स बैकग्राउंड में आ गए। तो उस समय जब साइंस बैकग्राउंड में इंटरमीडिएट में थे तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इंटरमीडिएट के थे उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से एंजॉय करते थे कि जैसे इतिहास भूगोल है बेवफा, इतिहास भूगोल है बेवफा, रात में पढ़े दिन में सफ़ा। यानी कि रात में इतिहास भूगोल रटे और सुबह हुआ तो सब भूल गए। तो इस तरह की हम लोग अपने आपस में इंटरटेन करते थे। तो यहाँ वह अरेंजमेंट अगर कर लीजिएगा तो यहाँ बेवफा नहीं होगा, आपके माइंड में वो सेव रहेगा। क्योंकि एक एक्ट के बाद कौन सा कानून पढ़ें, एक अधिनियम के बाद कौन सा अधिनियम पढ़ें जिससे एस्केप नहीं हो, वह कानून हमारे माथे में, हमारे दिमाग में बैठे रहे। जिस तरह से हम लोग बहुत बचपन में क ख ग घ या ABCD पढ़े थे, 1 2 3 पढ़े थे, टेबल पढ़े थे, और आज भी हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है। तो किस तरह से अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठाएं जिससे कि भूलें नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जो हमारे स्टूडेंट पहले से पास आउट हैं, उन लोगों का कहना होता था पहले पढ़ने के पहले कि सर कानून सब याद किए हुए हैं और जब लिखने बैठते हैं तो एक कानून का प्रावधान दूसरे में चला जाता है, दूसरे का प्रावधान उसमें चला जाता है, इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करें। तो उसका इस चीज़ को रोकने का एक ही उपाय है कि पहले आप सिस्टमेटिक पढ़िए और उसके बाद बता देंगे कि और कैसे आसान होगा। तो शुरू में आसान बताने से क्या होता है कि लड़का बहुत आसानी से ले लेता है। तो अभी थोड़ा सा भारी समझिए, एक तो 50% लोड कम किए, अब थोड़ा सा इसको भारी समझिए और लास्ट जब परीक्षा की समय होती है तो उस समय बता देंगे कि अब आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे कि लगे कि कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो मैं जवाब दे कर आऊँगा और बहुत अच्छा जवाब, मार्वेलस जवाब हम लिख के आऊँगा। इस तरह की कैसे आएगी आपके अंदर फीलिंग, वो लास्ट स्टेज में है कि पहले आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि पार्ट 1 जो सिलेबस आप लोग देखिएगा कि पार्ट 1 का अरेंजमेंट कैसे करें, किस सीक्वेंस में हमको पार्ट 1 पढ़ने की जरूरत है। तो पार्ट 1 का जब अरेंजमेंट कीजिए तो पहला एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट पढ़िए। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट ये 1923 का है। इसके जस्ट बाद पढ़िए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम, ये 1961 का है। इसके बाद पढ़िए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो कि 1948 का। जैसे ये दो कानून पढ़ने के बाद इस कानून पर आइएगा तो लगेगा कि हम बहुत कुछ पहले से जानते हैं, केवल थोड़ा सा डाटा में हमको चेंज लाना है और जैसे लाएंगे एक कानून बन जाएगा। थोड़ा और एडिशनल चीज़ जानना है तो एक कानून बन जाएगा। यानी कि ये दो कानून पढ़ने के बाद ये कानून का लोड जो है 50% हो जाता है। आपको समझना इसके लिए बहुत इजी होता है। लेकिन
अगर पहले ईएसआई पढ़ें और तब ये पढ़ें तो ईएसआई इतना भारी लगेगा कि बोझिल हो जाएगा। तो अगर इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो ईएसआई बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ लेंगे, 1972 का है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का है। तो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये जो है एक नेचर का, इसका इस चारों कानून का जो प्रकृति है वो सिमिलर प्रकृति का है। नेचर जो है सिमिलर है, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ये चारों सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। तो अब है कि इसी को गवर्नमेंट जो है अभी सोशल सिक्योरिटी कोड के रूप में पारित कर रही है, जो कि लागू नहीं हुआ है। 2020 में इसी चारों को मर्ज कर दी है सोशल सिक्योरिटी कोड में, जो पारित नहीं हुआ है। अगर पारित हो भी जाए, लागू भी हो जाए, तो इस कानून के, चारों कानून के प्रावधान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये नहीं कि पूरा कानून ही चेंज कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा चेंज आएगा तो थोड़ा बड़ा हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हुआ। उसके बाद 5वें नंबर पर अब शुरू करेंगे 5वां चैप्टर। इस 5वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट जो 1936 का है। इसके बाद पढ़ेंगे मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेज मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। उसके बाद पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 1948। उसके बाद पढ़ेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, ये है 1976 का। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इस तीनों को एक साथ मिला करके और सरकार ने बनाई है कोड ऑन वेजेस, 2019 में पारित की है, जो कि अभी लागू नहीं है। लागू होगा तो इस तीनों कानून में एक ज़्यादा प्रभावित हुआ है इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, ये ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये दोनों कानून पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, थोड़ा मोड़ा चेंज आया है। ये तीनों का नेचर एक है, सब तीनों कानून मजदूरी से रिलेटेड हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जब 8वां पर आएंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम जो कि 1948 का है। उसके बाद पढ़ेंगे बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक नियोजन की शर्तें अधिनियम जो 1966 का है। उसके बाद पढ़ेंगे बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम जो 1953 का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1986 का है। बाल एवं किशोर श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम जो 1986 का है। तो ये कानून पढ़ेंगे। अभी क्या हुआ है कि इस दो कानून को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो कोड बनाई है गवर्नमेंट, जो संहिता बनाई है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कार्य की दशा संहिता जो 2020 में बना है। इसी दो को ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड
2020 में इस दो कानून को एक साथ मिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा और कानून भी मिक्स किया गया है, लेकिन जो अपने सिलेबस का ये दो ही कानून है। आज भी इस दोनों कानून पर कोई प्रभाव नहीं है, ये हूबहू पहले वाला ही है। लेकिन चूंकि ये कोड अभी लागू नहीं है, जब कोड लागू होगा तो इस दोनों कानून में भी थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। पहले से बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं दिखाई देगा, थोड़ा चेंज दिखाई देगा। तो हम लोग चेंज करेंगे। अगर ये कोड लागू हुआ तो उस समय देख लिया जाएगा क्या क्या चेंज हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये 4 कानून जो है 8 से 11, इनका नेचर एक है, एक ही प्रकृति के ये चारों कानून हैं। चारों एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को या वर्किंग कंडीशन को ये बताते हैं। तो जब एक कानून पढ़ेंगे तो ये दिखाई देगा। अब एक चीज़ और जानना चाहिए कि ये जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 10 और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जब इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जब पढ़ेंगे, बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, तो बहुत सारा प्रावधान पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का दिखाई देगा, बहुत सारा प्रावधान फैक्ट्रीज एक्ट का दिखाई देगा। तो लगेगा कि बहुत हल्का है, केवल ये जान लेना है कि वहाँ से कौन कौन से प्रावधान को चुरा के लाके यहाँ पेस्ट कर दिया गया। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज कि हम लोग ये देखे थे कि लोड कम करना और फोकस करना, ये 6 क्वेश्चन का हमको नहीं पढ़ना है, हमको 3 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पढ़ना है। तो अगर आप ये 11 जो लॉज है, जो 11 लॉज देखे अभी तक सिलेबस का, इस 11 अधिनियम को पढ़ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 11 जो लॉज कानून जो जिसका नाम अभी हम लिखें जो बताए, तो प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 11 में 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तीन क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो अगर हम इस पर कंसंट्रेट हो जाते हैं तो 11 पर, तो रेस्ट जो है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होगा, या नहीं भी पढ़ सकते हैं, उसको बाईपास कर सकते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो लेबर लॉ लेजिस्लेशन, श्रम विधान या कानून, इसका कंसेप्ट है, इसका भारत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे कैसे श्रम कानून आए, परिवर्तित हुए, ये है। उसके बाद इसका सिद्धांत है, उसकी क्या आवश्यकता है, ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। दूसरा एक है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक चैप्टर। एक है कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इसे लिखेंगे लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, बिहार में श्रम प्रशासन। तो 11 चैप्टर से अगर 3 मानते हैं, इनसे भी 3 मान लें क्वेश्चन, इन 3 पर 3 क्वेश्चन रहेगा, तो उधर 11 चैप्टर से कम 3 जरूर रहेगा। और वो जो कानून है उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं। इसमें ये जो है ट्रेडिशनल चीज़ है, इसमें चेंजेबल नेचर नहीं है, परिवर्तनशील इसमें प्रकृति नहीं है। तो जब चेंजेबल नेचर नहीं होगा तो उसको अप टू डेट क्या किया जा सकता है। जहाँ चेंजेबल नेचर होगा, परिवर्तनशील प्रकृति होगा, वहाँ हम अप टू डेट करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती है।
तो इस पर अगर 3 मान भी लें तो 11 पर 3 क्वेश्चन जरूर पकड़ाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें पार्ट 2 कि पार्ट 2 से भी हमको 6 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, वो कंपल्सन है। तो पार्ट 2 को हम कैसे पढ़ें? तो पार्ट 2 का जो सीक्वेंस है वो मोर और लेस जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सीक्वेंस को हल्का लाइट चेंज किया जाएगा। इसमें पहले हम लोग पढ़ लेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध पढ़ लेंगे। तो औद्योगिक संबंध क्या होता है, उसकी चेंजिंग कंसेप्ट या सिनारियो, परिवर्तनशील प्रकृति या परिदृश्य, ये देख लेंगे। उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध के पहलू, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसी इन इंडिया, भारत में औद्योगिक संबंध नीति। और एक जो है वो ग्लोबलाइजेशन को क्वेश्चन में बड़ा हर जगह टैग करता है, तो एक और पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन विगत वर्षों में इसका हर जगह कहीं ना कहीं टैग कर देता है। तो अगर ओवरऑल प्रभाव हम जानते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में उसको टैग अगर किया तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो सिलेबस में नहीं रहते हुए भी इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, यहाँ जैसे पढ़िएगा तो इसके एस्पेक्ट्स जब पढ़िएगा, पहलू जब पढ़िएगा एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो 2 एस्पेक्ट होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कहते हैं, औद्योगिक सहयोग कहते हैं, और दूसरा कहते हैं औद्योगिक मतभेद, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक साथ क्लास में आ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ चाय पीने जा रहे हैं, फिर से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फिर से एक साथ वापस घर को जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप लोगों के बीच का कैसा संबंध है, इसलिए कि उनका एक्टिविटीज दिखा रहा है कि उनमें कोऑपरेशन है। लेकिन रैंडम वो अलग अलग आना शुरू कर दें, अलग अलग बैठना शुरू कर दें, अलग अलग चाय पीने जाना शुरू कर दें, तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा क्या बात है कि आजकल जोड़ी टूट गई। तो वही है कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात नहीं किया जाएगा। तो अब जैसे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है और एक कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड स्टेज में यही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहलाता है, औद्योगिक विवाद के रूप में कन्वर्ट होता है। ये प्राइमरी फेज है, ये जस्ट फेज है, सेकेंडरी फेज है। तो अब इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पढ़ने के बाद हम तुरंत इसके दूसरे पहलू जो है उसको इनलार्ज करेंगे, उसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद। अब औद्योगिक विवाद की जैसे बात आएगी, 2 आदमी के बीच में झगड़ा की जब बात आएगी, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या कारण है। तो यहाँ औद्योगिक विवाद का कारण पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उसके समाधान का तरीका। तो एक पढ़ेंगे कॉज और दूसरा पढ़ेंगे मेथड्स फॉर सेटलमेंट। ये जैसे दोनों पढ़ लेंगे, मेथड्स फॉर सेटलमेंट कि इस विवाद का सेटलमेंट कैसे हो, इसका तरीका। अब एक जनरल तरीका हम पढ़ लिए जो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में, इटली, चाइना, सब जगह है। अब पढ़ेंगे कि भारत में सरकार ने क्या इसको कानूनी बनाया है, और जैसे ये बात आएगी तो 3rd नंबर पर हमको पढ़ना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी खत्म। अब हम लोग ट्रेड यूनियनिज्म पर चलेंगे, श्रम संघ पर चलेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि श्रम संघ क्या होता है, किसे श्रम संघ कहते हैं, ये श्रम संघ जो बना उसका उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से वो बना, दूसरा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा तरीका अपनाता है,
तीसरा, ये श्रम संघ कितने तरह के होते हैं। अगला, ये श्रम संघ में नेता कौन होता है, इसकी नेतागिरी कौन करता है, यानी कि श्रम संघ का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये सब एक्टिविटीज, ये लीडरशिप क्या होता है, इसमें किस तरह की लीडरशिप होती है, क्या उस श्रम संघ के सदस्य ही नेता रहते हैं कि नेता बाहर से लाया जाता है, तो ये सब उसमें श्रम संघ नेतृत्व लीडरशिप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोई संस्था में एक से ज़्यादा श्रम संघ बन गया तो क्या किसको बड़ा, सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन मानेंगे, तो उसको कहते हैं ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, श्रम संघ मान्यता, कि अगर एक वर्कर के प्रतिनिधि हमको चाहिए तो किस ट्रेड यूनियन को खबर करेंगे कि एक प्रतिनिधि चाहिए, तो श्रम संघ मान्यता पढ़ लेंगे। तब पढ़ेंगे कि ये श्रम संघ क्या आपस में भी खींचातानी करते हैं, एक दूसरे का लेग पुलिंग करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण है, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जब श्रम संघ आपस में एक दूसरे की खींचातानी करेंगे तो इंडस्ट्री तो डिस्टर्ब होगा ही, साथ में श्रम संघ कमज़ोर होगा और श्रमिक का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, उनका शोषण शुरू हो सकता है, एम्प्लॉयर मजबूत हो सकता है, तो उसको कहा जाता है ट्रेड यूनियन राइवलरी, श्रम संघ प्रतिद्वंद्विता, वो देखेंगे। तो ये सब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जब देख लेंगे तब हम लोग पांचवा पर आएंगे कि हिस्ट्री पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में श्रम संघ आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे। जैसे श्रम संघ आंदोलन का इतिहास हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये श्रम संघ कैसे बने, ओरिजिन एंड ग्रोथ कैसे हुआ। अब यहाँ उसके बाद देखेंगे श्रम संघ अधिनियम जो बना है, ट्रेड यूनियंस एक्ट जो बना है, उसको देख लेंगे। यहाँ देखा जाता है, विगत क्वेश्चन का अगर अवलोकन किया जाए तो ये ट्रेड यूनियनिज्म पर ये जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ दिया तो कोई बात नहीं है, और ट्रेड यूनियंस एक्ट पर पूछ दिया या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पर पूछ दिया, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर हिस्ट्री पूछ दिया, पूरा हिस्ट्री पूछ दिया, बड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर ट्विस्ट करके पूछ दिया तो समझ में नहीं आता है, तो इस पर अगर क्वेश्चन जो है कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं कंफर्टेबल है तो इस पूरे जोन को ही हम थोड़ा सा बाईपास कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट को पढ़ लेंगे और इस एरिया को हम लोग थोड़ा सा ओवरलुक कर जाएंगे लास्ट फाइनल प्रिपरेशन के समय। इसके बाद 7th पोजीशन पर हम लोग पढ़ेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को। इस पर क्वेश्चन बराबर करते रहता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, इस पर बराबर क्वेश्चन करते रहता है। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके पूछता है, एक ही क्वेश्चन, लेकिन उसका क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स लेंगे, उसका जो रिप्लाई करेंगे, उसका जो जवाब होगा वह बहुत इजी होता है। नो डाउट उसका जो भी जवाब होता है बहुत इजी होता है, केवल क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर देता है, तो उससे घबराना नहीं है। जब कंसेप्ट होगा तो कितना ही ट्विस्ट करेगा, अगर अलग अलग एंगल से पूछ देता है। कभी कभी कहेगा कि भारत में WPM की असफलता के कारण बताइए, और कभी कहेगा कि भारत में WPM को सफल बनाने संबंधी सुझाव दीजिए। तो जो असफलता का कारण होगा उसी को उलट के बोल दें तो सफलता का सुझाव हो सकता है। कभी कहेगा कि भारत में WPM की धीमी प्रगति क्यों है, स्लो प्रोग्रेस क्यों है, तो जो असफलता का कारण है वहीं स्लो प्रोग्रेस का कारण हो जाता है। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो ओवरऑल एक कंसेप्ट आ जाएगा, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद 2 कोड लागू है, 2 कोड लागू है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। और ये कोड जो है एक बार पूछने के बाद देखा जाता है कि 3-4 परीक्षा में नहीं पूछता है, फिर से 4 साल के बाद थोड़ा नींद खुलती है, फिर से इसका क्वेश्चन एगो पूछ दिया, फिर से 2-4 साल गैप करता है। तो वो ओवरऑल वहाँ स्ट्रेटजी के तहत देख लिया जा सकता है
कि क्या इस बार ये चांस है या नहीं है। तो ये हो गया। वहाँ सोशल सिक्योरिटी एक है, सोशल सिक्योरिटी, इस पर क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। और इसमें एक जनरल इंडिया में है और प्लस बिहार का है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इसके अलावा सामाजिक समस्या है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। तो यहाँ देखा जाए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पर हमेशा क्वेश्चन रहता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पर हमेशा क्वेश्चन रहता है, WPM वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या सामाजिक सुरक्षा पर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको अगर टारगेटेड कर दिया जाए तो यहाँ थोड़ा सा भी लक क्लिक करेगा तो हो सकता है कि 3 की जगह पर 4 क्वेश्चन आ जाए, 21 से 21 से 21 से 21 से 4 भी आ जाए, 3 तो एटलीस्ट आने की चांस रहती है। तो ये हमारा मेन कोर एरिया हो गया। उसके अलावा हम रेस्ट सब पढ़ेंगे, अदर सोशल प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे, ताकि यह लगे अदर सोशल प्रॉब्लम्स, ताकि यह माइंड में डाउट नहीं रहे कि अगर ये, क्योंकि हमेशा डाउट रहता है स्टूडेंट में कि अगर ये नहीं पूछा तो क्या करेंगे। तो इसका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग कीजिए और इसके बाद इसका प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इतना टॉपिक का प्रिपरेशन करने में आपको बहुत कम समय लगेगा और मेजर आपके पास टाइम बचा है। तो उसके बाद उस सब को भी पढ़ लीजिए और उसमें भी देख लीजिए कि कौन क्वेश्चन पिछले साल किया है, उसको थोड़ा सा कट करके और हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक यूट्यूब पर गया है कि लेबर लेजिस्लेशन क्या है, और एक गया है कि कैसे हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो रेस्ट होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।